हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th में 2020 की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स को। तो उससे पहले हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे कि वो कौन सा ऑपरेशन है जो इंडियन नेवी ने यहाँ पे किया था टू बेसिकली रिपैट्रिएट द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसी। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु, जिसका मतलब है सी ब्रिज। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे इंडियन नेवल शिप्स जलाशा और मगर जो है यहाँ पे गए थे मले, जो कि है मालदीव्स में। और काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जो यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया था फर्स्ट ट्रिप में। अब ये जो पूरा ऑपरेशन है ये बेसिकली ये कोऑर्डिनेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ के बीच। यहाँ पे आप मैप में भी जो है मालदीव्स की लोकेशन देख सकते हैं और जो आयनत जलाशय और मगर का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि वो कौन सा स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री में जिसने डोर टू डोर मिड डे मील रेशन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना शुरू किया है। तो ये बेसिकली स्टेट है मध्य प्रदेश। अब पहला जो आर्टिकल है वो बेसिकली आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो आपको बताओ कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है कि आपको वॉलंटरी यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि एप्लीकेशन है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ा कंसर्न इस पूरे आर्टिकल में यही उठाया गया है कि प्राइवेसी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जो है शायद इग्नोर किया जा रहा है इस ऐप के द्वारा। अब क्या प्राइवेसी कंसर्न है आरोग्य सेतु से रिलेटेड, तो उसको जो यहाँ पे हम समझेंगे। बेसिकली ऑथर बताते हैं वो कौन से 7 सवाल है जो हमें गवर्नमेंट को पूछने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दी प्राइवेसी कंसर्न्स रिलेटेड टू आरोग्य सेतु। तो उसको हम समझेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि सेंटर ने जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पे दिखाया है कि ना ही वो प्राइवेसी कंसर्न्स पे इतना फोकस करता है, ना ही ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी पे। उसके कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। तो आपको पता है जब से यहाँ पे कोरोना फैल रहा है तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो है अलग अलग यहाँ पे अप्लीकेशंस बनाए थे। इवन यहाँ पे मीटी जो है इस ऐप से पहले एक कोरोना कवच नाम का भी एक एप्लीकेशन लेकर आया था, लेकिन फिर उसके फीचर्स को अपग्रेड किया गया और अब जो है आरोग्य सेतु ऐप को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है कि इसको आपको डाउनलोड करना चाहिए ताकि आपको रियल टाइम डेटा पता चले कि अबाउट दी हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड यू, एंड आप खुद भी क्वेश्चनेयर को अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो पूरा ऐप है लॉन्च किया गया है मीटी के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या रिस्क है यहाँ पे अगर लोगों का यहाँ पे वेदर दे इन्फेक्टेड विद कोरोना और नॉट। उसके अलावा यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की बेसिकली जीपीएस और जो ब्लूटूथ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जीपीएस इसलिए ताकि आपकी लोकेशन पता चल सके, ब्लूटूथ इसलिए कि अगर कोई और भी अगर यूज़र है आरोग्य सेतु का, अगर वो आपके नज़दीक से जा रहा है तो ब्लूटूथ बेसिकली 10 मीटर तक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो रिसेंटली आपके पास से निकला है। और अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड या आप इन्फेक्टेड थे तो काफ़ी आसानी से यहाँ पे बताया जा सकता है कि शायद ट्रेस किया जा सकता है कि कौन कौन शायद इन्फेक्ट हो सकता है। तो ट्रेसिंग के लिए ये बेसिकली हेल्प करने वाला है। अब ये बेसिकली हेल्प करेगा रियल टाइम डेटा बताने के लिए कि कौन कौन यहाँ पे इन्फेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनर भी आता है। अगर मान लीजिए आप डिटेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ट्रेस करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल होगा तो उसका इस्तेमाल करके बताया जाता है कि कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आपका कांटेक्ट हुआ होगा। अब बात करते हैं कि इश्यूज क्या है। एक तो ये कि यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ये कब तक डेटा स्टोर किया जाएगा और क्या किस तरीके से इस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप कहाँ कहाँ गए थे, ये सारा डेटा जो है यहाँ पे सेव हो रहा है। तो अब इस डेटा का कब तक इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। उसी के साथ साथ ये भी नहीं बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है इस डेटा को किस किस के साथ शेयर करने वाला है और क्यों शेयर करने वाला है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट को हम डेटा दे रहे हैं तो ये जो है अपने सर्वर साइड पे कब तक रिटेन करेंगे। और एक और सवाल यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का होता है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है इसको इसको अच्छे से समझते हैं। सो एक होता है यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेसी, आपको पता है प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और दूसरा होता है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कभी यहाँ पे आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तब जो है आप प्राइवेसी को थोड़ा सा यहाँ पे ढील दे सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आरोग्य सेतु का जो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के साथ इसको लॉन्च किया गया है, क्या वो इतना ज़्यादा है कि हम प्राइवेसी का जो यहाँ पे इश्यू है क्या उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सवाल बनता है। अब यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे
कि हमारे यहाँ पे इतने सारे स्मार्टफोन यूज़र नहीं हैं। ऑलमोस्ट टू थर्ड पॉपुलेशन के पास जो है स्मार्टफोन्स नहीं हैं। तो ये बेसिकली आरोग्य सेतु ऐप को इस पब्लिक इंटरेस्ट देखना थोड़ा सा गलत रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो बेसिकली यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड करने का तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं बेसिक कंसर्न्स क्या है इस पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड। पहला कंसर्न है यहाँ पे एक्सक्लूजन का, कि हाफ ऑफ इंडिया दैट इज 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर डू नॉट यूज स्मार्टफोन्स और डेटा कनेक्शन। तो आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ट्रेसिंग कैसे होगी, नहीं पता। अगली बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है। जो उसका एप्लीकेशन का पूरा कोड है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ओपेक रखा गया है। अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ की, उन्होंने जो एप्लीकेशन बनाया था वो ओपन सोर्स था, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अगला था प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न इसलिए क्योंकि आपका काफ़ी सारा क्रिटिकल डेटा जो है यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये कब तक स्टोर होने वाला है, किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। तो ये बेसिकली 3 कंसर्न्स है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो 2017 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था, जहां पे पुट्टास्वामी केस में बोला गया था कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो उसके बाद से जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो बेसिकली इस वर्डिक के खिलाफ नजर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आधार को मैंडेटरी एक्सपांसिव करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे कोशिश थी उसको रोकने की पूरी यहाँ पे वर्डिक्ट दिए थे। उसके अलावा बात करते हैं 2018 में जो है गवर्नमेंट ने एक टेंडर रिलीज किया था टू बिल्ड अ सर्विलेंस सिस्टम। अब वो भी जो है यहाँ पे रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी बार कोशिश की है यहाँ पे हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर करने की, या फिर जो है एक सर्विलेंस स्टेट बनाने की। तो ऐसी गवर्नमेंट पे क्या हमें भरोसा करना चाहिए कि यहाँ पे आरोग्य सेतु अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, आपकी प्राइवेसी जो है यहाँ पे हर्ट हो सकती है। एक और अगर हम बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि यहाँ पे जो ये ऐप है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, जो कि हेल्प करेगा टू फाइट कोविड-19 की जो पेंडेमिक हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट का काफ़ी ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है व्हेन इट्स कम टू हैंडलिंग प्राइवेसी इश्यूज, और जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इस एप्लीकेशन के वो यहाँ पे कभी भी चेंज होता जाते हैं, तो इसलिए जो है रिलायबल भी नहीं है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, हमें नहीं पता कि इसने इस एप्लीकेशन किसने बिल्ड किया और कौन रन करता है, और ये भी नहीं पता कि यहाँ पे जो डेटा प्रोटेक्शन के जो लेजिस्लेशंस यहाँ पे रिसेंटली बने हैं क्या उसे फॉलो किया भी गया है या नहीं। अब यहाँ पे जो बर्निंग क्वेश्चन है वो ये बनता है कि गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली उनको एक्सेस है यहाँ पे इंडिविजुअल लोकेशन और डेमोग्राफिक डेटा का। तो हमें तो ये पता है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन को मैंडेटरी बनाना है तो ऑब्वियसली बात है आपको एक लॉ के थ्रू जो है यहाँ पे इसे लाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आप सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को जो है यहाँ पे ब्रीच करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इस ऐप को बेसिकली इम्पोज किया जा रहा है एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पता होगा कंपनीज यहाँ पे बता रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि उनको ये ऐप डाउनलोड करना है। उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट, बिल्डिंग सोसाइटी, शॉप्स, सबने बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है मैंडेटरी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी प्राइवेसी को यहाँ पे हर्ट करता है तो इसे जो है एक लॉ के माध्यम से लाना चाहिए था, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों जो यहाँ पे गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सेफगार्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट द डेटा थेफ्ट या फिर अदर ब्रीचेस, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डेटा थेफ्ट होता हुआ नज़र आया है। अलग अलग यहाँ पे जो कंपनीज हैं वहाँ से जो है डेटा थेफ्ट हुआ है। इवन जो सिटीजन्स का डेटा, क्रिटिकल डेटा अगर लोगों के पास पहुँच जाता है, लोग उसका काफ़ी मिसयूज़ कर सकते हैं। जिसके आपको पता होगा कि जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का पूरा केस आया था तो उनके पास जो है यहाँ पे वोटर्स का काफ़ी क्रिटिकल डेटा था। उसके बाद वो उन्हें इन्फ्लुएंस करने लगे थे थ्रू एड्स, और वो सब जो है यहाँ पे किया गया था। तो इसलिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस आरोग्य सेतु ऐप के टर्म्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे जो है काफ़ी लिमिटेड यहाँ पे लायबिलिटी नज़र आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर कोई डेटा चोरी हो जाता है तो कौन अकाउंटेबल है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक बेसिकली एक सर्वेलेंस सिस्टम की तरह काम कर सकता है। गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पे पता होगा कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई आसानी से पता चल सकती है। एक और कंसर्न ये है कि ये जो ऐप है ये ओपन सोर्स क्यों नहीं बनाया गया। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कोड होंगे ये किसी एक पर्सन के पास नहीं होगा, इस पे जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली क्लोज्ड
सोर्स आर्किटेक्चर को बनाए हैं। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल है वो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंप्लीटली मीट नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगापुर का ने भी एक ऐसा ही ट्रेसिंग ऐप बनाया था जिसका नाम है ट्रेस टुगेदर ऐप। तो वो कंप्लीटली ओपन सोर्स था जो अलाउ करता है रिसर्चर और एक्सपर्ट्स को कि वो टेस्ट कर सके इस आर्किटेक्चर को और जितने भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी होंगी उस एप्लीकेशन को उसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन आरोग्य सेतु का ऐसा केस नहीं है, वो कंप्लीटली क्लोज्ड यहाँ पे आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे कोई भी रिसर्चर या एक्सपर्ट जो है यहाँ पे इसको बता नहीं सकता कि अगर कोई यहाँ पे इसमें गलती है या नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल है भी या नहीं टू डिलीट द डेटा। अगर आपको याद होगा कि जब यहाँ पे पुट्टास्वामी केस हुआ था तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी वो था राइट टू फॉरगेट। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को डिलीट कर देना चाहिए आपका डेटा, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन है या नहीं है, तो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू स्टिल अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि 30 दिन तक आपका डेटा रखा जाएगा, अगर आप पॉजिटिव केस है तो आपका 45 दिन तक रखा जाएगा। और तो लेकिन अगर मान लीजिए आपने बोल दिया गवर्नमेंट को कि डिलीट कर दीजिए आपका डेटा, तो क्या वो सही में डिलीट कर देगा? और अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा किसी और डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को पास कर दिया गया है, तो क्या वो लोग भी डिलीट कर देंगे? उसके बारे में जो है इतनी ज़्यादा डिटेल्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे क्रिएट करता है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल 14 को जो है ऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया विदाउट नोटिफाइंग देयर यूजर्स। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज और ज़्यादा जो यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस वक्त कोई यहाँ पे कंप्लाइंस चेक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोलता है कि हम 30 दिन में एक्चुअली डेटा डिलीट कर देते हैं, 45 डेज डिलीट कर देते हैं, हमारे पास कोई माध्यम नहीं है इस फैक्ट को चेक करने का। क्योंकि यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है, यहाँ पे पूरा जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली क्लोज्ड है और ये पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो राइट टू बी फॉरगॉटन है उसको बेसिकली वॉयलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे रिसेंटली भी एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बोला गया है कि आरोग्य सेतु का जो डेटा है दिस कैन बी शेयर्ड विथ लॉट ऑफ गवर्नमेंट यूनिट्स डिपार्टमेंट, ऐसा जो है यहाँ पे न्यू प्रोटोकॉल आया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ नज़र आ रही है कि डिपार्टमेंट्स के साथ अगर शेयर कर दिया जाता है तो फिर वही सवाल बनता है कि इन डिपार्टमेंट के पास जो है ये डेटा कब तक रहने वाला है। तो गवर्नमेंट का तो कहना ये है कि अगर आप उन्हें कभी यहाँ पे बताते हैं कि डिलीट कर दीजिए तो ये विद इन यहाँ पे नो टाइम में जैसे डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो विद इन 30 डेज डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये जब ऐप को लॉन्च किया गया उससे पहले क्या इसकी टेस्टिंग की गई थी बाय द ग्रुप ऑफ यूजर्स? क्योंकि जब ब्रिटेन ने यहाँ पे एक लॉन्च किया था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, उससे पहले एक लिमिटेड पॉपुलेशन के बीच में जो है उस एप्लीकेशन को टेस्ट किया गया था। अब क्या टेस्टिंग की बात की जा रही है, तो ये बेसिकली सिर्फ टेक्निकल टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है। ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो ऑन अ फंक्शनल लेवल क्या किस तरीके से इस ऐप का मिसयूज या फिर अब्यूज किया जा सकता है। अगर इस ऐप से अगर आपको पता चलता है कि आपके 50 मीटर में मान लीजिए या 500 मीटर में कोई अफेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पे न्यूज़ आती है इसकी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आपको पता चलेगा कितने लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है, कितने लोगों ने सर्वे भरा है, कितने लोग बीमार है, कितने लोग अफेक्टेड है, ये पूरा डिटेल्स जो है वहाँ पे दिखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टिग्मेटाइजेशन हो सकता है लोगों का, अगर उन्हें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर शख्स से मैं मिला था शायद इसलिए मेरे को अलर्ट आया है। तो ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी हमारी कंट्री में। क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री में आप देखेंगे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस जो है जहाँ पे मना कर दिया गया था कम्युनिटीज़ के द्वारा कि इस कोविड पेशेंट को बरी नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों की लिंचिंग हो गई जस्ट बिकॉज वो सस्पेक्ट थे यहाँ पे कोविड पॉजिटिव के। तो इसीलिए जो यहाँ पे यहाँ पे जो फंक्शनल टेस्टिंग थी फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ आर कंट्री वो किया भी है या नहीं उसके बारे में हमें नहीं पता। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है केरला के मॉडल का, जो कि ओल्ड फैशन मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल करता है। ये जो पूरा आरोग्य सेतु है ये बेसिकली जो है डिजिटल ट्रेसिंग पे फोकस करता है, लेकिन केरला ने जो है यहाँ पे मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले भी की हुई है। जब यहाँ पे केरला में काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस नजर आए थे, ऑलमोस्ट 300 थे, तब जो है केरला ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि जितने भी जगहों से ये पेशेंट्स गए होंगे, किन किन से मिले होंगे, उनको मैनुअली यहाँ पे ट्रेस किया गया था। और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को जो है ये बेसिकली चार्ट आउट कर पाए थे कि कितने लोग यहाँ पे कांटेक्ट में आए थे। तो इस मॉडल को भी यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉडल था और इससे जो है प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं आया था। अब बात करते हैं एक और इशू यहाँ पे ये कि हाउ टू डील विद फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव बेसिकली एक स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मान लीजिए
कि आप जो है कोविड पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ है वो भी बोला गया है कि आप पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली हो गया ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप पॉजिटिव केस है, लेकिन टेस्टिंग में पता चलता है कि आप जो है नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आप सही में कैरियर है, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग गलत हुई है तो आपका जो पूरा केस है उसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आप जब टेस्टिंग कराते हैं आप पे रिजल्ट आता है कि आप पॉजिटिव है, तो उस केस को बेसिकली कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव। मतलब आपको इससे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आता है, या फिर मान लीजिए कि आप कोई इशू है यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन में और आपको नॉन सेफ बताया जाता है, तो तब क्या करना है? तो तब जो फॉल्स पॉजिटिव केस होगा तब उसे किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? क्या आपके ऑफिशियल्स इतने वेल ट्रेंड है कि डिसीजन बना सके कि किसको क्वारंटाइन करना है, किसको नहीं करना है? क्योंकि हर ऐप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बग्स होते ही हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो किस तरीके से उसे हैंडल किया जाएगा? क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टिग्मेटाइजेशन होता है, अटैक्स भी होते हैं। तो अगर कोई भी एक फॉल्टी एल्गोरिदम की वजह से यहाँ पे ऐसा इन्फ्लुएंस आता है कि आप यहाँ पे सेफ नहीं हैं, तो तब कैसे आप बचा पाएंगे किसी को? तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी के साथ साथ सेवेंथ कंसर्न यहाँ पे ये उठाया गया है कि इन अ कंट्री वे द टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर इज 500 मिलियन, मतलब हमारी कंट्री में 500 मिलियन यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है उन्हें यहाँ पे डाउनलोड करने का एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, ना ही उनके पास डेटा कनेक्शन है। जो लोग स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो अब यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगी, इज अ रियल क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेन जो है सर्विसेज जो है यहाँ पे फिर से लिमिटेड कंडीशंस पे यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, और यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है, ये मास्क का यूसेज, उन सब चीज़ों को जो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो रिजम्पशन हो रहा है यहाँ पे लिमिटेड ट्रेन सर्विस का, इसे वेलकम किया गया है, और ये बेसिकली इन लाइन है विद द कैलिब्रेटेड रीओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। तो यहाँ पे किस तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स भी धीरे धीरे करके ओपन हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि मे 12, यानी कि बेसिकली बताया गया था कि पैसेंजर्स जो है अब यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे, गिवन यहाँ पे कितनी यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। तो बेसिकली ट्रेन, स्पेशल ट्रेन यहाँ पे रन की जाएंगी कनेक्टिंग न्यू दिल्ली, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, ये सब आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जो है यहाँ पे ट्रेन चल रही हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लेस देन 2 वीक्स जो जब यहाँ पे एक स्पेशल सर्विसेज यहाँ पे लगाई गई थी ट्रेन की फॉर माइग्रेंट होकर, उसके तुरंत बाद ही जो है यहाँ पे इंडियन रेलवे ने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स को भी स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो लोग हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। कहीं ना कहीं जो है हम इस बिलीव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब से जो है शायद हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये बिलीव जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा रिसर्च भी बता रहा है कि कोरोना बेसिकली एक दिन ऐसे अचानक से ख़त्म नहीं होने वाला है। इट कैन बी इवन सीजनल, इट कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। तो वो जो है अभी भी भविष्य के घर में है, जब रिसर्च ज़्यादा होंगी तो हमें और ज़्यादा डिटेल पता चल जाएंगी। तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है, हम लोग हमेशा के लिए तो घर पे रह नहीं सकते, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि धीरे धीरे ही सही मोबिलिटी बढ़ना शुरू हो। अब यहाँ पे जब अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो ये काफ़ी क्लियर कर दिया गया है कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ एसिम्प्टोटिक लोगों को ही यहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई सिम्टम नहीं है, अगर आपको कोई बुखार नहीं है, अगर आप कफ नहीं कर रहे हैं, तो तभी जो है आपको यहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो बेसिकली असिम्प्टोटिक हैं। मतलब उनके वो कोई सिम्टम दिखा नहीं रहे, लेकिन वो बेसिकली कोरोना वायरस के कैरियर है। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। लेकिन उसके इस रिस्क को समझते हुए जो यहाँ पे रेलवे ने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे रिलीज कर दिया है। उसी के साथ साथ सारे जो नॉर्म्स है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग या प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा जब आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हैं या फिर आप जर्नी कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि जो कोरोना वायरस है दिस इज हियर टू स्टे, एंड नाउ वी हैव टू फिगर आउट वेज टू लिव विद दिस पैथोजन। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस एक दिन में यहाँ पे अचानक से खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद आप सब लोग घर से बाहर जाएंगे, अपना रेगुलर रूटीन करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस हैज़ कम और इट इज़ गोना स्टे हियर। तो जब तक हम यहाँ पे उसका वैक्सीन नहीं बनाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई दवाई नहीं बनती है ताकि अगर आपको हो जाता है तो किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, तब तक जो है हमें यहाँ पे धीरे धीरे ही सही यहाँ पे उसके इस वायरस के साथ रहना शुरू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे ट्रेन सर्विसेज रोक दी गई थी, ये सेकंड जो है लॉन्गेस्ट है। इससे पहले भी जब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रुका था वो तब था जब यहाँ पे 1974 में जो है रेल स्ट्राइक किया गया था। वो लॉन्गेस्ट था कि रेल सर्विसेज को रोका गया था। आप जानते हैं मार्च 22 के बाद से जब से लॉकडाउन
हुआ है 24 को, तब से जो है यहाँ पे सिर्फ गुड्स ट्रेन यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन वो भी 60% कैपेसिटी पे थे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो लॉकडाउन में थे, तो वो ज़्यादा चीज़ें बना भी नहीं रहे थे, तो काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे जो है ट्रेन चल रही थी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि रेलवे में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन एयरलाइन सर्विसेज को रिज्यूम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को फिर से जो है यहाँ पे रिज्यूम करेंगे, गिवन यहाँ पे कोविड की सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है अबाउट वाई मास्क कैन हेल्प अगेंस्ट कोविड-19। तो क्या है इसके फायदे हैं मास्क के, तो वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे न्यू स्टडीज यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से जो है मास्क यूज़ करना एक अच्छा और प्रिवेंटिव मेजर है। तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस होंगे, काफ़ी सारे आपने न्यूज़ चैनल में देखे होंगे कि कैसे डू इट योरसेल्फ आप मास्क बना सकते हैं। अब यहाँ पे होममेड मास्क बनाने से भी जो है काफ़ी अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे फैलते नहीं है, ना ही आप किसी को फैला सकते हैं, ना ही किसी कोई और आपको फैला सकता है। तो ये होममेड मास्क भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। अब इससे एक और चीज़ आपको ये नज़र आएगी, बिहेवियर चेंज आ रहा है। अब ये जो मास्क है ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फेस एसेसरी की तरह यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ अगर बताते हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है यहाँ पे विंटर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मास्क पहनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि जो लार्ज ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे आपके माउथ या नोज में होते हैं, तो वो बेसिकली मास्क में ही ट्रैप हो जाते हैं, तो ये फैलते नहीं हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा आप ना ही खुद इन्फेक्ट होते हैं, ना ही किसी और को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली टू वे तरीके से मास्क हेल्प करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब बाहर जा रहे हैं अगर मास्क पहनते हैं, तो लॉकडाउन का पीरियड जो यहाँ पे कम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर 70% ऑफ पीपल जो कि बाहर जा रहे हैं अगर वो यहाँ पे मास्क पहनते हैं, तो बेसिकली पेंडेमिक को एलिमिनेट किया जा सकता है किसी भी सिटी में। तो ये बेसिकली यूएस का एग्जांपल देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है। उसके अलावा बात करते हैं कि सिर्फ मास्क पहनना इज़ नॉट ओके, उसके साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग की जो स्ट्रैटेजीज है उसे भी उतना ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज है उसको भी यहाँ पे बेसिकली फॉलो करना होगा। अभी जो होममेड मास्क है ये एडिक्वेट है, लेकिन अगर हम बात करें तो स्मॉलर पार्टिकल जो यहाँ पे डिसीज़ कॉज कर सकते हैं उससे आपको नहीं बचाएंगे, लेकिन ये बाकी डिसीज़ है कोरोना को छोड़ के जो यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है जो N95 का मास्क हो सकता है, जो कि सर्जिकल मास्क होते हैं, ये बेसिकली यूज़ करने से परहेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो मास्क है वो बेसिकली हेल्थ वर्कर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त कंपेयर टू नॉर्मल लोग। तो मास्क बेसिकली जब यहाँ पे पहला लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे बोला गया था सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और जो लोग बीमार है सिर्फ उन्हें पहनना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे जो नॉर्म चल रहा है हर किसी को जो कि बाहर जा रहा है उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप सर्जिकल मास्क या फिर N95 नहीं पहन रहे, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप यहाँ पे होममेड मास्क भी पहन रहे हैं तो उससे जो है आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल जाएगी कोरोना से। लेकिन हमेशा ये याद रखना, अगर आप मास्क पहन भी रहे हैं उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं उसके अगर अब मान लीजिए आपके पास मास्क नहीं है तो क्या आप कुछ और कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्कार्फ, हैंडकरचिफ, ये सारी चीज़ें वर्क होंगी। अब ऑब्वियसली बात है हर किसी को N95 मास्क तो मिलेगा नहीं, अगर आप सबको मिल भी जाता है तो हॉस्पिटल्स के लिए कम रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो एनी पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज्ड, ताकि आप जो है अपने फेस पे लगाए, ताकि जो है आप बिगर ड्रॉपलेट्स को ब्लॉक कर सके। उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, इसकी इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे जहाँ पे बताया जा रहा है कैसे आप खुद मास्क बना सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है किस तरीके से खुद भी मास्क बनाया जा सकता है। एंड ऑफ द डे कोशिश ये करनी है कि किस तरीके से आप अपने आप को और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाई वियरिंग अ मास्क। ये होममेड है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कोरोना से काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब यहाँ पे इसी दौरान पे एक और मास्क था जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। एनसेफ मास्क है इसका नाम, मतलब नैनो सेफ सोल्यूशन जो है एक स्टार्टअप है आईआईटी दिल्ली का, उन्होंने इस बेसिकली वॉशेबल फेस मास्क को बनाया है। अब इस मास्क का क्या फ़ायदा उसे समझते हैं। तो ये बेसिकली रियूजेबल है अप टू 50 वॉश। इसके अंदर ट्रिपल लेयर है, एक यहाँ पे इनर हाइड्रोफिलिक लेयर है जो कि कंफर्ट के लिए है, मिडिल लेयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए है, और तीसरा जो है बाहरी लेयर वो कि वाटर और ऑयल रिपेलेंट बिहेवियर के लिए है। तो ये मास्क कंप्लीटली 99.2% जो यहाँ पे बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी रखता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
अगला एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल आया हुआ है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे इससे पहले कि ये बताते हुए कि समर के टाइम पे जो है कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा फैक्ट है ये अभी भी अनसेटल्ड क्वेश्चन है। काफ़ी सारी रिसर्चेस की गई हैं कि क्या समर में कोरोना के केसेस रिड्यूस हो जाएंगे, क्या ये वायरस इनफेक्टिव हो जाता है। तो इस पे जो है कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे अभी भी रिसर्च में नहीं पता चला है कि सही में टेम्परेचर और कोविड का कोई रिलेशन है भी या नहीं है। तो ज़्यादातर डेटा यही बता रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ना ही ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना ही ये सीज़न पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि अगर हम बिलीव करते हैं कि शायद समर आएगा तो कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ एविडेंसेस इस बात के नहीं हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी हम जिस सिचुएशन में जब हमारे पास जो डिटेल्स है कोविड के बारे में, तो ये बेसिकली काफ़ी टू अर्ली हो जाएगा इसको चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि क्या ये पूरा जो वायरस है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की गई हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि क्या ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। तो एक वीक एसोसिएशन नजर आया है कोविड की यहाँ पे राइस पे और ह्यूमिडिटी पे। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत कोरिलेशन मिला है, लेकिन आपको समझना ये है कि ये सब माइनर चीज़ें हैं। जो मेजर यहाँ पे आपको समझना है वो ये है कि अगर यहाँ पे आप जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मास गैदरिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रखता है व्हेन इट्स कम्स टू बेसिकली स्प्रेड ऑफ द वायरस। तो स्प्रेड ऑफ द वायरस में जो मेजर इम्पैक्ट है वो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास गैदरिंग हो रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेयर टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लैटिट्यूड जो हमने डिस्कस किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी टेस्ट किया जा रहा था कि क्या यूवी एक्सपोजर से यहाँ पे चेंज हो सकता है यहाँ पे स्प्रेडेबिलिटी ऑफ कोविड या नहीं। तो उस पर भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे पता नहीं चला है, रिसर्च इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और ये रिलायबल क्यों नहीं है उसके बारे में भी समझते हैं। ज़्यादातर जो रिसर्च की जाती है वो लेबॉर्ट्री में की जाती है, उसको बेसिकली एक्सट्रापोलेट किया जाता है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इससे पहले के जो यहाँ पे वायरसेस से जैसे कि मर्स हो सकता है, सार्स हो सकता है जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसमें देखा गया था कि ये जो डिसीज़ है काफ़ी सेंसिटिव था टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट, और एंड कुड नॉट सर्वाइव दी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो ये सिचुएशन यहाँ पे सेम फीचर कोविड फॉलो करेगा नहीं करेगा उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ज़्यादातर रिसर्चेस बोल रही नहीं करेगा, ये बेसिकली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट पे इतना डिफरेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जब ज़्यादा रिसर्च होगी तभी हमें पता चलेगा कि क्या क्या किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादातर कंट्री जहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा है वो ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड और वेदर कंडीशंस पे है। तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद ये वेदर पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई रिलायबल डेटा नहीं है इस चीज़ को बेसिकली सब्सटैंशिएट करने के लिए। अगला आर्टिकल यहाँ पे यूएस और चाइना के रिलेशन और यहाँ पे किस तरीके से डब्ल्यूटीओ को टारगेट किया गया है इस आर्टिकल में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूएस और चाइना के बीच काफ़ी यहाँ पे टाइम से ट्रेड वॉर चल रहा है, और जब से कोविड आया है ये ट्रेड वॉर अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पर्सनल वॉर की तरह यहाँ पे टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है एक यूएस सेनेटर है जिनका नाम है जॉश हाली, जिसको आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया अपने कंसर्न्स की डब्ल्यूटीओ का जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको याद होगा कि कुछ 7-8 महीने पहले जो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने भी डिसाइड किया था कि उन्होंने थ्रेटन किया था कि वो डब्ल्यूटीओ को छोड़ के जाना चाहते हैं। अब एक रीज़न उसका ये भी है कि उन्हें लगता है डब्ल्यूटीओ में जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वो काफ़ी पुराने हैं, उसमें जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है बाई बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब आपकी नेशनल इनकम डिवीजन पॉपुलेशन। तो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम कम आता है, तो इसलिए वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसकी कैटेगरी में आने का फ़ायदा उनको मिलता है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं अपने लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं जो है यूएस को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो बार बार कहता है कि डब्ल्यूटीओ जो है यहाँ पे फेयर नहीं है, तो इसलिए वो बाहर आना चाहते थे डब्ल्यूटीओ के। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ की जा रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन जॉब्स यहाँ पे कम होती जा रही है और बाकी जगहों पे जो है जॉब्स बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को रोकना इंपॉर्टेंट है, और यूएस ने भी पहले बोला है कि वो बेसिकली डब्ल्यूटीओ को एम्बैडन करना चाहते हैं। अभी जो पूरा यहाँ पे इलेक्शन का सीज़न आने वाला है यूएस में, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं
कि अमेरिका फर्स्ट का जो फिलॉसफी है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं इस पार्टी को, जो पहले चैंपियन था फ्री ट्रेड का, अब वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। उसी तरीके से ऑपोजिशन भी जो है यहाँ पे, जो जिस तरीके से वर्किंग क्लास का यहाँ पे सपोर्ट इरोड हो रहा है, तो वो भी जो है अब यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की भी बात कर रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिकन सेंटिमेंट जो है अब यहाँ पे, उनके जो ट्रेड सेंटिमेंट्स है वो ऐसे होते जा रहे हैं कि वो प्रोटेक्शनिस्ट को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं कंपेयर टू फ्री ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ का तो पूरा एस्पेक्ट ही फ्री ट्रेड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स इन सेनेटर ने यहाँ पे जो है यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले उनका मानना है कि डब्ल्यूटीओ को कंप्लीटली रिप्लेस कर देना चाहिए। अब दो अरेंजमेंट की बात की जा रही है। एक, यहाँ पे एक नए रूल्स बनाए जाए, नए अरेंजमेंट बनाए जाए, जहाँ पे जो है अमेरिका की जो इकोनॉमिक सोवर्निटी है, मतलब उनका जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जो यहाँ पे और एम्पावर होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे अमेरिका को बोला गया कि कुछ ट्रस्टेड फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ जो है यहाँ पे वो एक नया नेटवर्क बनाए, ताकि जो है इस चाइनीज इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म को रोका जा सके। तो ये भी इसलिए एक नए अरेंजमेंट, नए रूल्स और नए नेटवर्क को बनाने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना मैटर क्यों करता है। क्योंकि जब यहाँ पे ट्रस्टेड फ्रेंड्स और पार्टनर्स की बात की जा रही है, तो हम काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिलेशन रखते हैं यूएस के साथ। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो मूव करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स, वो अभी इस वक्त चाइना के सेंट्रलाइज सिस्टम से वर्क करता है। कि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं चाइना जो अभी सेंटर्ड है वो कई और कंट्रीज़ में रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए इंडिया जो है एक काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जहाँ पे जो है सप्लाई चेन को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब इस टाइम पे आप देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किए गए हैं कि वो यहाँ पे ठीक से इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे इस फ्री ट्रेड को भी ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं किया गया है। यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी सारे यहाँ पे चांसेस दिए जा रहे हैं कि वो सब्सिडाइज दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन में ये है कि एक मल्टीलैटरलिज्म अप्रोच होना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म अप्रोच का मतलब ये है कि ऐसे रिलेशन डेवलप करना ताकि जो है मल्टीपल कंट्रीज जो है एक कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करे एक दूसरे को। अब यहाँ पे इस टाइम पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाना हो, यहाँ पे स्प्रेड ऑफ वायरस को कम करना हो, या फिर मान लीजिए रिसेशन की सिचुएशन को हैंडल करना है, या फिर मान लीजिए एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके रूल्स को अमेंड करना है, तो आपको क्लोज कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा। और अभी जो डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं वो अपने जो 3 एजेंडास, 3 फंक्शन जो उनके हैं, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंसी, तीनों में ही जो ये काफ़ी ज़्यादा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अलाइनमेंट्स की और रूल्स की बात यहाँ पे की जा रही है बार बार। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पे बोरोइंग का एक डिसीजन लिया गया है सेंटर के द्वारा, और ये क्या चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ने वाला है इस बोरोइंग के बाद, और क्या क्रेडिबल रोड मैप होगा आने वाले फ्यूचर का, वो अभी भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब न्यूज़ क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में बोला गया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो बोरोइंग प्लान है इस फिजिकल ईयर के लिए, तो वो इंक्रीज करने वाला है। तो बेसिकली बजट में बोला गया था कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो बेसिक 3.5 जीडीपी रखा जाएगा, लेकिन अब वो जो है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा 5.5 तक ऑफ द परसेंट ऑफ जीडीपी। और यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आपको पता होगा कि जो आपका रेवेन्यू आता है और जितना आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं उसका डिफरेंस बेसिकली फिजिकल डेफिसिट होता है, जिसको बेसिकली इन परसेंटेज टर्म्स रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ द जीडीपी। वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब ये है कि हमारे पास जो इनकम आ रहा है वो कम है, लेकिन हम जो स्पेंडिंग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे जब ये पूरा प्लान बताया गया था तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कोविड की सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कम हो गए। मतलब जो टैक्स में पैसा आ रहा था, जो जीएसटी के द्वारा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रहा है तो कैसे करेगा? अब गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई बॉन्ड्स इशू करेगा। उन बॉन्ड्स को बेसिकली अब यहाँ पे लोग जब खरीदेंगे तो उन्हीं पैसों से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आने वाली है। तो वही बेसिकली बोरोइंग का मतलब होता है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 30-40, डिपेंड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितने सालों का बॉन्ड यहाँ पे वो लीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है? अब या तो ये यूज़ कर सकते हैं कि जो यहाँ पे पैकेजेस दे रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो रेवेन्यू गैप आ रहा है, जो हमारा एक्सपेंडिचर कंपेयर में रेवेन्यू कम हो रहा है, शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए इस बोरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो रेवेन्यू टारगेट यहाँ पे डिसाइड किए गए थे पहले,
कोविड से पहले, तो शायद वो यहाँ पे अटेन नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है बोरोइंग का, ये क्यों लिया गया है। तो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था कोरोना से पहले कि ऑलमोस्ट 24.23 लाख करोड़ जो है टैक्स कलेक्शन होगा, लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे अटेन होगा। तो इस और इवन जो डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे कंट्री की टू टारगेट 2.1 लाख करोड़, वो भी आप शायद यहाँ पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से ये जो है बोरोइंग का डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आप देख रहे होंगे इसी से रिलेटेड कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ पे राइज होता हुआ नजर आ रहा है बाई 27 बेसिस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब बोरोइंग होती है तो क्या होता है, आरबीआई काफ़ी सारी बॉन्ड्स लीज करती है, जिसको बेसिकली जो जनता है और काफ़ी सारे फर्म जो है उसे खरीदते हैं। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे, जब भी सप्लाई ज़्यादा होता है तो जो कॉस्ट है उस चीज़ की वो रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटैटोज आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है पोटैटोज के प्राइस क्या होंगे, लो होंगे, क्योंकि मार्केट में इतना सारा है तो लोग कम प्राइस में बेचना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए उसी तरीके से इतने सारे बॉन्ड्स जब बाहर आएंगे तो उनकी जो यहाँ पे प्राइजेस है वो यहाँ पे कम होंगी। तो अब यहाँ पे बॉन्ड्स किस तरीके से वर्क होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे बॉन्ड खरीदा है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 100, ठीक है, जिसपे आप इन्वेस्टर हैं, मतलब आपने इस बॉन्ड को खरीदा 100 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट हर साल आपको मान लीजिए 10% 10 रुपये वापस करता है। तो ये मान लीजिए बॉन्ड 10 साल के लिए है। तो बाई द एंड ऑफ द 10 ईयर जब आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है 10 रुपीज़ एवरी ईयर, तो जब आप यहाँ पे 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, आप ये 100 रुपये गवर्नमेंट, ये बेसिकली बॉन्ड गवर्नमेंट को देते हैं, आपको 100 रुपये मिल जाते हैं। तो टोटल 10 साल में आपको 200 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। तो ये जो 10% है जो हर साल आपको मिल रहा है, ये आपका बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो है इसको कम रेट पे बेच दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 100 आपने इसको 90 में बेच दिया किसी और को। अब 1 साल यूज़ करने के बाद तो उसको जो है अभी 10 रुपीज़ ही मिलता रहेगा। अब ये बेसिकली उसके ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो बॉन्ड यील्ड है उस पर्टिकुलर पर्सन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे अगले जो 2 क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, बताइए चक हाउ जो कि ब्लैक राइस है जिसने बैक किया है अभी जीआई यानी कि जीआई टैग, तो वो बेसिकली कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। उसके अलावा जो गोरखपुर टेराकोटा है जो जिसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।